Hello everyone, welcome to ATAP. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I'm with you with our पराक्रम सीरीज। आज हम पराक्रम सीरीज में कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और चैप्टर यानी बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 2 ऑफ आर एएफएम बुक। अगर जैसे हम बात करते हैं जेआईबी एग्जामिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी मैकमिलन बुक। अगर आपने मैकमिलन बुक प्रॉपरली फॉलो की हुई है तो देयर इज नथिंग इन द एग्जामिनेशन जहाँ पर आपको इश्यूज आने चाहिए, प्रोवाइडेड आपने वो अच्छे से पढ़ी है। चलिए फिर आज हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आपके पास ना इस समय अगर आप चाहें तो हमारी ना फ्री बुक अवेलेबल है फ्री एमसीक्यूज की और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। सो प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंडली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर, ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और मॉड्यूल ए के अंदर अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो स्टे ट्यून, मेरे साथ पढ़ते रहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को और प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। चलिए लेट्स बिगिन विद इट। जब हम बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर की बात करते हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? अकाउंट्स ने अपनी भी तो थ्योरी बनानी थी ना, दुनिया भर की थ्योरी हमें देखने को मिलती है। अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकता। इवन अगर हम डांस की भी बात करते हैं, डांस की भी एक हिस्ट्री है, डांस का भी एक स्पेसिफिक कोर है, उसके भी अपने थ्योरेटिकल एरियाज हैं। तो फिर हमारी अकाउंटिंग की क्यों नहीं? अकाउंटेंसी भी कहता है कि मेरे ना कुछ एक रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स, ये कहाँ से बन रहे हैं? कहते हैं हमने ना कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं, अब वो कॉन्सेप्ट सब पर लागू होते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटेंसी का बेस वो है। तो चलिए उनको जानते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है, ये हमारी बुक के अंदर दिया हुआ एक बड़ा स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये उसका पूरा चार्ट है, द लिस्ट ऑफ ऑल द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले जब हम चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज। जब हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट लेवल क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट भी तो करेंगे ना, कि पता है ये हो गया, फिर पता है वो हो गया। मतलब ओवरऑल रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में फ़र्क है। रिकॉर्डिंग में यू आर जस्ट नोटिंग डाउन, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। अब इसके बेस पर पता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इससे ग्रो कर रही है कि कुछ फर्क पड़ रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो सब निकालने वाला पार्ट इज रिपोर्टिंग स्टेज। सो इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टेज पर रखा है कॉस्ट कंसेप्ट को, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को। कॉस्ट कंसेप्ट आपकी कॉस्टिंग से रिलेटेड है कि जो जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है। सो व्हेन वील बी टॉकिंग अबाउट दैट कॉस्टिंग, कितने की चीज़ खरीदी है उतने की ही नोट की जाए। मान लीजिए मैंने 1985 में एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था, मान लीजिए 25,000 का, 25,000 का, लेकिन आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होगी। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं जिस चीज जितने की चीज़ खरीदी उतने की रिकॉर्ड करूंगी। हाँ, रिवैल्यूएशन भी हम करते हैं, लेकिन जब ना कोई बड़े मेजर चेंजेस आ रहे होते हैं तभी हम जाकर चीज को रिवैल्यू करते हैं। हर रोज बैठकर उसकी मार्केट वैल्यू पर चीज नहीं चलती। ये मोटा मोटा कहता है अपना कॉस्ट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट, सब चीज पैसे में नोट होती है। अकाउंटेंसी बात नहीं कर सकता दिस इज ऑफ अ गुड क्वालिटी, ये ऐसे नहीं होता। नहीं, अकाउंटेंसी कहता है 10,000 5,000 मेरे को पैसे में समझ में आता है, रुपयों में बताओ और प्लीज नंबर में बताओ। देन कम्स बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्यार से कहता है मैं सिर्फ बिजनेस की बात नोट कर रहा हूं, तो मैं तब बिजनेस को ही देखूंगा। अब जो बिजनेस मैन है या जिसने पैसा डाला है वो सेपरेट है और बिजनेस मेरे लिए एक अलग चीज है। दैट्स वाई बिजनेस एक अलग एंटिटी, एक अलग आइडेंटिटी से काम करता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जब पैसा आएगा तब बात करेंगे, जब तक रियलाइज नहीं होता मैं नहीं नोट कर रहा। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया भी था, आई थिंक अगर आप 10 मिनट सीरीज में भी चल रहे हैं तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग कहता है हर चीज ना LHS इक्वल टू RHS, जो बिजनेस में डालेंगे वही हम खर्च कर पाएंगे, यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट कॉन्सेप्ट पर चलता है। दैट इज योर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, अच्छा कॉस्ट कंसेप्ट में ना हम चीज की कॉस्टिंग नोट करते हैं और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहता है कि जितनी आपकी हिस्टोरिकल प्राइस था आप उसी पर नोट करें। अच्छा, कॉस्ट कंसेप्ट में एक और चीज भी जुड़ती है, जैसे मैंने अगर एसी खरीदा तो एसी की इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है वो किस में जुड़ेगी? एसी को रेडी टू यूज बनाने के लिए वो खर्चा करना जरूरी था। इफ आई हैव गॉट अ स्प्लिट एसी को अगर मैं लगवा रही हूँ, मान लीजिए मैंने 45,000 का एसी ही खरीदा है, तो 45,000 में मेरे 1,500 रुपीज उसके फ्रेट और इंस्टॉलेशन में लगेंगे। उसके बिना मेरा एसी लग नहीं सकता और उसके बिना वो चल भी नहीं सकता।
है ना। तो वो बेसिक चीज क्या कहता है कि आपको ये रुपया भी इसमें इंक्लूड करना है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली कॉस्ट कंसेप्ट इन डिटेल इज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ आप ना जो जितने की चीज खरीदी उतने की रिकॉर्ड करो। रोज हम अपना घर देखकर थोड़ी बोलते हैं आज मेरा घर 25 लाख का हो गया, 30 लाख का हो गया, करोड़ का हो गया। टिल द टाइम हम अपने घर को बेच नहीं रहे, घर को रेनोवेट नहीं कर रहे, तब तक हम बात नहीं करते। सेम चीज बिजनेस की है। बिजनेस उस समय अपने रिकॉर्ड्स को बदलेगा जिस समय एक्चुअली उसे कुछ बहुत मेजर चेंज करना होगा। तब तक जितने की चीज खरीदी उस पर डेप्रिसिएशन लगाई चलिए और वैसे ही नोट कीजिए। ये तो था रिकॉर्डिंग स्टेज। मतलब जब हम रिकॉर्ड करते हैं, फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं ना, वो ऑटोमेटेड चल रहा होता है। परचेज आई, सेल आई, बस नोट करी जाओ, एक्सपेंस आई नोट करी जाओ। बट फिर बात आती है इन चीज़ों को एनालाइज करके। अल्टीमेटली मैनेजर ने पूछा, हाँ जी मैम, आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग स्टेज पर नहीं बोल सकते हो सर आज इतनी परचेज हुई, इतनी सेल हुई। उनको जानना है कि उससे कुछ प्रॉफिट भी हुआ या नहीं। सो देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स रिपोर्टिंग स्टेज। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज लंबे समय के लिए बिजनेस चलाना है तो आप उसको उसके हिसाब से नोट कीजिए, है ना। यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं, आप बिजनेस के अंदर लंबे समय के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसका खर्चा भी उस समय के हिसाब से स्प्लिट अप करते हुए चलिए। ईयरली आप अपनी जो वैल्यूएशंस है वो कीजिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इस साल का खर्चा इस साल की इनकम कमाने के लिए किया गया और इसी साल का क्या निकला, प्रॉफिट या लॉस। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट इज ऑब्सेस्ड विद द फैक्ट कि जो चीज इस ईयर को रिलेट करेगी ना, बस मैं उसी को नोट करूंगा। देन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है ये जो साल साल की बात की जा रही है, ये साल है क्या, हमारा फाइनेंशियल ईयर। यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है और खत्म कब होता है, ये होता है 31 मार्च को। देन आता है हमारा कंसेप्ट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कहता है इंसान डरता है, हर बिजनेस डरता है। इसका ना एक बड़ा छोटा सा पाता है, इसको ना प्रूडेंस भी कहा जाता है। कंजर्वेटिज्म यानी एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। यानी कंजर्वेटिज्म कहता है कि ना बिजनेस के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आने वाले खतरे को भापिए और उसके हिसाब से अपना लॉस के लिए प्रोविजन तैयार रखिए। दिस इज वॉट बैंकिंग इज ऑल्सो डूइंग। एनपीए जब दिख रहे होते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं ना, हम 100% तक पहुंच जाता है कि ये तो पैसा डूबेगा, इसके लिए पैसे अलग कर लेते हैं। और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि एनपीए आना यानी हमारे मैनेजर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैंकर्स के लिए वो बहुत बड़ा नाइटमेयर है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं आने वाला और बैंक को नुकसान होगा, और जिसके पास से भी वो चीज़ निकली है वो आंसरेबल बन जाता है। सो कंजर्वेटिज्म इज अबाउट एक्सेप्टिंग कि आने वाले समय में एक डेंजर है और उसके लिए मुझे पैसा अलग करना जरूरी है। देन इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। रिपोर्टिंग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स डायरेक्टली बोले। कंपनी जी रही है, कंपनी मर रही है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है, जो भी हो रहा है वो सच सच फुली डिस्क्लोज किया जाए। अब आता है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। देखिए फुल डिस्क्लोजर में तो बोल दिया सब कुछ बताना होगा, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, अगर आपसे किसी ने पूछा प्रोजेक्ट ए में कंपनी कैसी चल रही है, आप बोलते हो 1 मिनट, कंपनी में पता है ये हुआ, फिर कंपनी में वो हुआ, फिर कंपनी में वो हुआ। वो पर्सन फिर आपको पूछेगा सर मैंने पूछा है प्रोजेक्ट ए का क्या हुआ। यानी आपको रेलेवेंट होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के अंदर वो चीज का रेलेवेंस यानी मटीरियलिटी या उसकी इंपॉर्टेंस कौन सी है, और उस इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही आप डिस्क्लोज करेंगे चीजें। अच्छा एक और चीज है, लास्ट इज योर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। changes are not bad but when you are going through changes it must be consistent और यूनिफॉर्म। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैंने मेथड ए यूज़ कर रही थी काफ़ी लंबे समय तक, मैंने मेथड ए का इस्तेमाल किया और आज मैं शिफ्ट कर गई मेथड बी पर। बहुत अच्छी बात है ना कि मैं मेथड चेंज कर रही हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट। मुझे लगा कि इस समय पर मेथड बी जो है वो स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा मीट करता है, तो आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स मेथड बी। कंसिस्टेंसी लाने के लिए सिर्फ मुझे ये करना पड़ेगा, मेथड बी पर शिफ्ट करना गलत नहीं है, लेकिन मेथड बी के बाद फिर मेथड सी पर चल जाना, फिर डी पर चल जाना, फिर वापस ए पर आकर बोलना अरे यही फॉलो करना था, ये बात गलत है। ठीक है, ये रूल कहता है कंसिस्टेंसी का कि आप ना अगर मेथड चेंज करते हैं इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट फिर जो आपने चेंज कर दिया आप उस चेंज को लेकर पक्के हो जाइए। दैट्स कंसिस्टेंसी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो मेरे दिमाग में तो बड़ी जल्दी आया, आई होप आपके दिमाग में भी आया होगा। सब जगह कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिखा था, ये DEFG में ये कन्वेंशन क्यों आया और फर्क क्या है कंसेप्ट और कन्वेंशंस में।
वैसे ना इसके अंदर तीन चीजें मिक्स होती हैं। अगर मैं कोर अकाउंटिंग की बात करूँ ना, एक होते हैं अजम्पशंस, कुछ चीजें बिजनेस मानता है कि ऐसी ही है। फॉर एग्जाम्पल, आज रात को मैं कहीं ना कहीं तैयारी करके सोऊंगी कि मुझे कल सुबह कौन सी क्लासेस बनानी है, क्या क्या सबमिशंस करनी है। बट द फैक्ट इज आई डोंट इवन नो कि मैं रात को जिंदा हूँ कि सुबह उठूंगी कि नहीं उठूंगी। ह्यूमन लाइफ है, हमारी लाइफ का कुछ पता नहीं होता, बट हम फिर भी अगले दिन की तैयारी तो करते हैं। बिजनेस भी 31 मार्च को कौन सा जानता होता है कि कल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। कभी भी कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता, लेकिन हम फिर भी अगले दिन की तैयारी करते हैं। यानी हम मानकर चलते हैं कि बिजनेस के लिए भी और जिंदगी के लिए भी अगला दिन चढ़ेगा। यानी दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये एक अजम्पशन है, अज्यूम किया जाता है और इस अजम्पशन पर हम मानकर चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। गोइंग कंसर्न, देन कंसिस्टेंसी, और साथ साथ ना हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड। ये तीन चीजें ना थोड़ी सी असम्पशन पे चलती हैं कि आपको ये चीजें चाहिए। अब अकाउंटिंग पीरियड में यानी आप ईयरली डिफाइन कर देते हैं, और कंसिस्टेंसी, ये तीनों को ना बेसिकली हार्ड कोर अकाउंटिंग के एक अजम्पशन में मानते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास प्रिंसिपल्स, यानी ये कॉन्सेप्ट्स, और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं हमारे कन्वेंशंस। कन्वेंशंस पता है क्या होते हैं? कन्वेंशंस होते हैं जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछ ले कि हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि अच्छा घर से बाहर निकलते हुए आप दही चक्कर खाकर चलिए, तो वो क्या है? वो एक प्रैक्टिस है जो घरों में की जा रही है। ठीक है। अब वैसे ही बिजनेस में पूछा जाए कि आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग क्यों रख रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? कहते हैं ये तो सदियों से चली आ रही प्रैक्टिस है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे रख रहे हैं। तो ये क्या है? ये कन्वेंशंस है। कन्वेंशंस यानी बिजनेस को संभालने के तरीका का जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक्सेप्ट की हुई हैं सब लोगों ने, तो इसीलिए उनको यहाँ पर एक जगह मिल गई। दैट्स व्हाई दे बिकम द कन्वेंशंस। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम समझते हैं इन सबको इंडिविजुअली। सॉरी। सबसे पहला पार्ट क्या आया? सबसे पहला हिस्सा आ जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है पैसा। आप जब बात करते हैं पैसे की, बिजनेस कभी ये नहीं नोट कर सकता कि आपसे पूछा जाए कि सर मुझे एक बात बताइए, मैं कि हमारा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, और आप बोलते मैम अच्छा कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगी आप ये किस बेस पर कह रहे हो कि अच्छा कर रहा है? फिर आप बोलो मैम क्योंकि ना अभी हमने 20,000 रुपीज का इसी एक दिन में प्रॉफिट कमाया। नाउ वी आर टॉकिंग इन नंबर्स। अकाउंटिंग नंबर्स पर चलता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नहीं। तो वो कहते हैं कि जो चीज आप नोट कर रहे हैं ना बिजनेस में, एक तो बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, और वो चीज किस फॉर्म में होनी चाहिए? मॉनेटरी फॉर्म में। आप किसी का जैसे सेल्स ऑफ गुड्स हैं फॉर कैश और क्रेडिट, यू कैन टेल अबाउट इट ना कि देखिए मैम 10,000 रुपीज का प्रॉफिट या 10,000 रुपीज का लॉस हुआ है, हमने इतने की सेल की है। बट यू कैन नॉट टॉक अबाउट कि पता है आज हमने ना सॉल्विंग कस्टमर ग्रेवेंसेज, आपने कोई स्पेसिफिक कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आई, आपने वो सॉल्व की, तो उसने आज आपको 5 स्टार दे दिए। ये आपकी क्वालिटी डिफाइन कर रहा है, लेकिन अकाउंटिंग आपके नंबर पर चलता है। ये रुपीज पे बात करता है। कोई भी चीज अगर आप रुपीज में एक्सप्रेस कर पाएंगे, सिर्फ वही नोट होती है। बैंक्स में अगर मैं अपना जाकर पैसा जमा करवाऊं, तो बैंक अपने मेरे पासबुक पे ये नहीं नोट कर रहा कि निहारिका मैम हैज बीन अ मेंबर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर रहे हैं पिछले इतने सालों से। लेकिन बैंक ने ये नोट किया होगा कि मेरे 20,000 रुपीज पड़े अकाउंट में कि 2 लाख रुपीज पड़े। दैट मीन्स ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग हैं। यानी अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लाता है, उसे कहा जाता है कैपिटल। तो यानी ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया। अब यही पैसा अगर बिजनेसमैन बिजनेस से निकालने की कोशिश करेगा, राइट नाउ ही इज इन्वेस्टिंग, इफ ही विल बी विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस, इट वुड बी कॉल्ड ड्रॉइंग्स। जो पैसा आप बिजनेस से बाहर निकालते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। बेस्ड अपॉन दिस हमारे पास बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों सेम नहीं होते।
एंड इन दोनों का जो मनी है, जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल, और जब वो पैसा निकालता है, इट्स कॉल्ड ड्रॉइंग्स। दैट मीन्स ओनर का पैसा और बिजनेस का पैसा सेम नहीं होता, दैट्स टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सो इन दिस केस जब मनी बाय ओनर टू द बिजनेस बढ़ता है तो बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर भी बढ़ती है कि ओ गॉड, बिजनेसमैन ने कैपिटल दिया है, और बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है बिकॉज दे हैव टू मेंटेन देयर प्रॉफिट्स। और दूसरी तरफ मनी बाय ओनर जो उसमें लगा हुआ है, अगर वो क्या होता है, वो कम होता है, तो बिजनेस का उसकी तरफ आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और बर्डन यानी लाइबिलिटी टू पे बैक वो भी कम होता है। दैट्स योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट इज योर गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कहता है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो एक बेसिक चीज पे करते हैं, बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इनडेफिनेटली। वो अपना जो बिजनेस का वर्क है वो इनडेफिनेटली कैरी आउट करता रहेगा, यानी अगर मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैं ये मानकर चलूंगी कि ये बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, अनटिल और अनलेस कोई अनहोनी ना हो जाए जिसके चलते मुझे अपने बिजनेस में ये चीज डालनी पड़ जाए कि दैट द बिजनेस इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। जैसे अगर हम मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, द कार इज ऑफ रुपीज 10 lakhs। अब इसकी डेप्रिसिएशन जो होती है वो ओवर द इयर्स चार्ज की जाती है। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा हुआ है, वैल्यू रिडक्शन इन द एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर। आप टेक्नोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस बोल लीजिए, यूटिलाइजेशन होने से उस पर स्क्रैचेस आते हैं, खराब होती है, तो उसकी वैल्यू आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिसिएट करते चलते हैं और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी लेते चलते हैं। यानी फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग उनकी कॉस्ट पर लेते हैं, मार्केट वैल्यू पर नहीं। मैंने एक बार घर खरीद लिया तो मैं अपने घर की रोज के रोज बैठकर नहीं बोलती हूँ कि पता नहीं कल घर है कि नहीं है। मेरे घर की एक वैल्यू होती है, जितने में मैंने खरीदा वो वैल्यूएशन नोट हो गई, अब इसके ऊपर बार बार डिबेट नहीं होगी, यानी ये गोइंग कंसर्न है। हम डेप्रिसिएशन को ओवर द ईयर्स लगाते हैं, और आने वाले समय में अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम तैयारी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि आगे भी ये बिजनेस चलेगा। और आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रिटर्न ऑफ होते हैं ओवर द इयर्स। मतलब हम मान के चलते हैं ना, जो बेनिफिट मुझे आज हो रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू इज बेसिकली मैंने ना अगले 5 साल के लिए एक बैनर के ऊपर, हाईवे पर एक अच्छा खासा बड़ा बैनर है, उस पर मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए खरीद लिया वो जगह 5 लाख के लिए। मैंने 5 साल के लिए ली, तो क्या कहूंगी मैं बोलूंगी 5 लाख है फॉर 5 years। सो एवरी ईयर हम 1 लाख का एक्सपेंस चार्ज कर सकते हैं ओवर द स्पैन ऑफ द नेक्स्ट 5 years। ठीक है ना, ये चीज हम नोट करेंगे। देन कम्स अकाउंटिंग पीरियड। सोचिए अगर मैं आपको आज के दिन में पूरी मैकमिलन बुक एक ही बारी में पढ़ा दूं, और बिना रुके हम बस चलते रहे, देर इज नो फुल स्टॉप, देर इज नो सेंटेंस पॉजिंग, ना ही कोई पैराग्राफ है और ना ही कोई टॉपिक डिस्टिंक्शन है, कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग स्लाइड पर डली है, अलग अलग टॉपिक डला है, टॉपिक अलग अलग हाईलाइट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको किसी भी चीज को समझना है, आप इन वन गो सब कुछ नहीं समझ सकते। टू अंडरस्टैंड समथिंग यू विल बी डिवाइडिंग इट टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऑल दोज ईयर्स आर मेड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। आप क्या करते हो, बिजनेस को समझने के लिए आप साल डिफाइन कर देते हो, एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए जब आप उसको पढ़ते हो और समझते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड। और ये शुरू कैसे होता है, हमारे कंट्री में फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक। तो ये आपका डिफाइन किया जाता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। ये चीज़ आप देखेंगे कि इंडिया में ऐसे है, बाकी काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे थोड़ा डिफरेंट चलता है। इंडिया 31 मार्च तक मानता है, आई थिंक कनाडा की तरफ देखा जाए तो वो लोग दिसंबर तक एंड करते हैं। यूएस गवर्नमेंट का जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट, हर एक का अपना अलग अलग है। हमारा 31 मार्च डिफाइंड है,
ठीक है। देन बाकी सब जो कंट्रीज जैसे यूएस गवर्नमेंट में सितंबर 30th है, यूके जो कॉरपोरेशंस है वहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस मार्च 31 तक हैं, उनका पर्सनल टैक्स आपको 5 अप्रैल तक जमा करवाना होता है। हर जगह का अपना अपना है ना, इंडिया 31 मार्च में अपना ईयर एंड करता है, जिसके कारण आपको फायदा क्या होता है कि आप हम सबको पता है कि 1 अप्रैल से ईयर शुरू करना है और 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज कर देनी है। सारे बिजनेसेस यही करते हैं। अगर मैंने बिजनेस मान लीजिए फेब्रवरी में भी शुरू किया, फर्स्ट ईयर मेरा एंड 31 मार्च को हो जाएगा और अगले साल से मैं सबके साथ यूनिफॉर्म हो जाऊंगी। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन जरूर की जाती है। और आप जो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो इसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए निकालते हैं। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को लंबे समय के लिए अपने ही पास्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं और दूसरी कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं फॉर द सेम टाइम स्पैन। नेक्स्ट पार्ट इज फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि आप जब बिजनेस को बनाते हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्लियरली सेज कि जब बिजनेस की बात की जाए तो आप ना अपनी सारी मटेरियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे। जब तक आप सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं बताएंगे तब तक बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो है ही ना। तो हम अपना फुल डिस्क्लोजर वहां देंगे। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फुल एंटरप्राइज की तरफ से फुली एंड कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रहना चाहिए और उसके साथ के फुट नोट्स में भी सब कुछ बताना होगा। देन कम्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कोई क्लाइंट, कोई पुराना कस्टमर आपकी दुकान के बाहर से निकल गया तो आप उसका इनवॉइस नहीं काट देंगे। अगर वो आपकी कंपनी आपके दुकान के अंदर आता है, वो चीज़ बाय करता है, तब जाकर नोट होता है। बैंक में भी सेम है। जब तक मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं करवाऊंगी या पैसे निकालूंगी नहीं, तब तक बैंक उस ट्रांजैक्शन को नोट नहीं करता है ना। अगर मैं बैंक अपने सिर्फ अकाउंट खोलकर बंद कर देती हूँ, तो यानी मैंने फोन में चेक किया अकाउंट में इतने पैसे पड़े और बंद कर दिया, इसमें बैंक ये नहीं मानेगा कि मैंने पैसा जमा करवाए हैं। जब पैसे जमा करवाऊंगी तभी मेरे पासबुक में वो दिखेगा। यानी बिजनेस के अंदर आपको कोई भी चीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में तब लिखनी है जब वो चीज एक्चुअली हो रही हो। ठीक है। व्हाट इज रेवेन्यू? आप बिजनेस के लिए रेवेन्यू क्या होता है? गुड सेल करेंगे, रिसोर्सेज आएंगे, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई रॉयल्टी पे कर रहा है, यानी आपने किसी को अपनी टेक्निकल नो हाउ और कुछ भी चीज यूज करने को दी, उसके बेस पर आपको पैसे मिलते हैं, वो है रॉयल्टी। शेयर्स में पैसा लगाएंगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो आपको ये बताना होगा। रेवेन्यू मतलब जब आपको पता है कि आपको लीगल राइट मिल गया है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, यानी आपके बिल रेज कर दिए हैं, किसी ने कोई चीज आपसे खरीद लिया और वो यूज कर रहा है, अब तो आपका पैसा बनता है ना, तो वो इसमें कवर होगा। देन जैसे हमने बोला जनवरी में हमने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, फरवरी में हमने गुड्स डिलीवर किए, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट दिस पॉइंट। यानी जिस समय हमें में ये दिख गया ना कि हम चीज सेल कर रहे हैं, तभी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर लेंगे रिकॉर्ड। एंड देन पेमेंट या कैश हमें रिसीव होगा तो बस हमें वो मिल गया। देन कम्स मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, मेरे को ना किसी ने पूछा, निहारिका मैम आपने इस बार कितने रुपए कमाए? मैं कहा पता है सर, पिछले साल ना मेरा खर्चा खर्चा ही 10 लाख का हो गया, और पता है इस साल और आने वाले साल का मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 20 लाख का हो गया। मेरी बताओ इस साल का प्रॉफिट कितना इम्पैक्ट हो गया? आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क, निहारिका मैम आई कैन नॉट गेट यू, आप क्या कह रहे हो? आपने मुझे एक्सपेंस बताया पिछले साल का, इनकम बता रहे हो या एक्सपेंसेस आगे हुए के लेवल के बता रहे हो, वो आप बता रहे हो पिछले और अगले साल के। क्यों हम ऐसे बात कर रहे हैं? आप तो अकाउंटिंग पीरियड में एक ही साल की बात करते हो। तो यहाँ पर ये बात क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी आप मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इस साल की इनकम और इस साल के एक्सपेंसेस, उन्हें दोनों को लिखिए और उन दोनों को करिए माइनस और वहां से आप निकालिए आप अपना प्रॉफिट या लॉस। तो मैचिंग पीरियड क्या कहता है? जितने भी आपने रेवेन्यू अर्न किए फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, और इस इनकम को अर्न करने के लिए ऑब्वियसली आपने खर्चा भी किया होगा, आप उसको भी नोट कीजिए, और इस बेसिस पर ही आपका निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस। यानी ये टाइमलाइन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, दैट अगर आप इस साल का प्रॉफिट या लॉस बना रहे हैं तो एवरीथिंग दैट रिलेट्स एक्सक्लूसिवली टू दिस ईयर हैज टू बी इंक्लूडेड।
देन अब हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होगा, अगर आप बिजनेस बनाते हैं तो जिस समय वो चीज़ एक्चुअली होती है वो तभी रिकॉर्ड की जाती है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ की वैल्यू होगी, जिस चीज़ जितनी उसकी वैल्यू है हमारी बुक्स के अंदर, उसी तरीके से उसको नोट किया जाएगा। बिजनेस में जैसे रिकॉर्ड किया गया, एसेट या लाइबिलिटीज बने हैं, उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस डिसाइड होगी। ओरिजिनल वाली, मैंने अगर लैंड खरीदा है 10 लाख रुपए का और उसके ऊपर मैंने 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन और बाकी चार्जेस दिए, तो ये लैंड मुझे टोटल 11 लाख का पड़ा है। ठीक है। अब और इसकी वैल्यूएशन रोज रोज नहीं होगी, जब मैं बेचूंगी तभी होगी। तो इसका मतलब हम ओवर वैल्यूएशन नहीं कर रहे, मार्केट जो मर्जी बदलती रहे, मेरी बुक्स में वो पुराने अमाउंट पे ही रिकॉर्डेड है। डज नॉट इवन चेंज इफ द एसेट अप्रिशिएट्स। सी, लैंड तो आज के टाइम पर वैल्यू रीवैल्यू तो हो ही जा रहा है। कोविड में रेट गिरे थे, अब तो दोबारा रेट उठ चुके हैं और रेट तो बढ़ते रहते हैं। तो आपने आज भी उसको जितने पर खरीदा उसी पर रखना है, अनटिल और अनलेस आप उसे बेचने का नहीं सोच रहे, आपका बिजनेस हिल नहीं रहा, जहां पर बिजनेस को रिवैल्यू करना पड़ रहा है या रीशफल करना पड़ रहा है। Then comes helps calculate capital expenditure, the total amount that we spend to buy an asset. एसेट खरीदने के लिए जितना आप टोटल रुपया लगाते हैं वो यहाँ पर काउंट होगा। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फीस और कोई भी ऐसा पैसा जो आपका एसेट अपना बनाने के लिए आपने लगाया है वो इसमें कवर होगा। इट enables businesses to retrieve the actual pricing when needed। इसमें हमें बोल दिया जाता है कि आपके बिजनेस को इसमें क्या फायदा होता है कि एक्चुअल प्राइस मिल पाता है, बिकॉज आप पूरी अमाउंट निकाल पाते हैं। और आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरफ बात नहीं कर रहे हो कि जो मार्केट में बिकती रोज है, शेयर मार्केट की तरफ नहीं देख रहे हो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पता है कि आज पैसे लगाए और ये समय के साथ बताया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मटीरियलिटी, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको बताया जाएगा। अगर मैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ तो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड चीज़ों को ही नोट कीजिए और उसी को डिस्क्लोज कीजिए। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक एक्सटेंशन है, जहां पर ये बात करता है कि कोई भी चीज़ जो आपके बिजनेस में हो रही है आप उसको नोट कीजिए इन द फैक्चुअल फॉर्म। कोई भी फैक्ट होता है वो आपको वो बताना है जो आप इसमें बिलीव कर रहे हैं, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग है और आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट भी करता है। जैसे अगर मैं कहीं पर पैसे डाल रही हूँ तो उसका प्रॉफिट या लॉस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, दैट इज एन मटीरियल इंफॉर्मेशन। सो कंपनी का एक्सपेंस, कंपनी की इनकम, उसके बेस पर निकलने वाला प्रॉफिट, ये मटीरियल कॉन्सेप्ट है। अब जैसे हमारा कोई स्टेपलर है, उसकी लाइफ 50 रुपए का मिलता है, वर्किंग लाइफ 5 ईयर्स की है, एक्चुअली कई बार तो इससे भी ज़्यादा की होती है। तो हम इसको थोड़ी डिस्क्लोज करने बैठेंगे कि हमारे पास इतने साल पुराना एक स्टेपलर पड़ा है, 10 साल भी पड़ा होता है। आई थिंक हमारे घरों में तो ऐसे स्टेपलर्स भी होंगे जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम से पड़े होंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ बिजनेस में लंबे समय के लिए इस्तेमाल होती है उसकी वैल्यूएशन तो आप नोट कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे नोट करेंगे? 50 ईयर्स के 50 रुपीज़ को 5 साल में बांटेंगे? इतनी छोटी सी चीज को, 50 रुपए की तो चीज है, इसको एक्सपेंस मानकर क्या चले और क्या डिप्रिसिएट करें? या इसको आप अकाउंटिंग पीरियड में खर्चा मान लेंगे? स्टेशनरी को, क्योंकि चीज बहुत छोटी है, वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा ही छोटी है, तो आप उसकी वैल्यूएशन और अपनी उस चीज की बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंस है उसको देखते हुए उसकी वैल्यू को नोट कीजिए। ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। बिजनेस में आने वाले लॉसेस के लिए समय से पहले ही तैयार हो जाएं, और प्रॉफिट जब तक हाथ में नहीं आ जाता, जब तक हाथ में पैसे नहीं आ जाते, तब तक सेलिब्रेट नहीं करना। स्टॉक को हमेशा अब उसका कॉस्ट या जितने पर बिक रहा है उस पर रिकॉर्ड किया जाए, लोएस्ट वैल्यू पर जाइए स्टॉक पे, जब बिकेगा प्रॉफिट देगा तब नोट करेंगे, आज नहीं। किसी पर शक है वो पैसे नहीं देगा, उसके लिए पैसे अलग कर लीजिए अपने लॉसेस के लिए। नॉट रिकॉर्डिंग द पोटेंशियल रेवेन्यूज, जब तक आपको पैसा आता नहीं है तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते, जब तक कोई प्रूफ नहीं बनता तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ये रूल है। नो डेलिब्रेट अंडर एस्टिमेटिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ एसेट्स, आप जानबूझकर उसकी अंडर एस्टिमेशन नहीं करते, बट हाँ, आप क्या करते हो, आप ना बिजनेस के अंदर उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अकॉर्डिंग तो नोट करते हो। आने वाले समय में कोई एक्चुअली लॉस आ रहा होगा उसको तो आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप कोई चीज छुपाने की कोशिश करते हो तो सीक्रेट रिजर्व बनते हैं, और सीक्रेट रिजर्व बिजनेसेस को अलाउड नहीं है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी। कोई एक चीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आप उसे कंटिन्यूसली यूज करते रहे, उसे कंसिस्टेंसी कहा जाता है। और ये चीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। एक ही चीज आपकी चलती रहनी चाहिए और कंसिस्टेंट ओवर टाइम। यानी अगर मैं ए से बी पर शिफ्ट कर जाऊं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देन बट आई हैव टू कंटिन्यू विद बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है। चेंज को ये एक्सेप्ट करते हैं, बट एक तो वो रीजनेबल होना चाहिए और सबको बताना होगा और समझाना भी होगा कि क्यों आपने इस पॉलिसी को बदला है। एंड ये जरूरी है, अगर एक ही आप दो तीन जो कंपनीज हैं वो एक दूसरे को कंपेयर करती हैं, या आपको अपने पिछले ईयर्स से कंपेयर करना है। याद रखिए, जब मेथड ए यूज हो रहा था फिर आप मेथड बी पर शिफ्ट कर गए, तो आप यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ए को ए वाले ईयर्स से और बी को बी वाले ईयर्स से कंपेयर कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है, आई एम सॉरी, जो भी फ्रीक्वेंट चेंजेस है वो फ्रीक्वेंट जब रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा। देन कम्स ऑब्जेक्टिविटी। ये क्या कहता है, आपने मुझे बोला कि निहारिका मैम हमारे इस बार 10,000 रुपीज लगे हैं पेट्रोल और बाकी सब में। और मैंने आपको बोला कि कैसे लगे 10,000, मेरे को समझाइए। आपने कहा मैम 5 मिनट रुकिए, अभी हम बिल्स लेकर आए। आपने मेरे सामने सारे बिल्स रख दिए। अब मेरे पास प्रूफ तो है ना कि आपने चीज़ अच्छे से की है। तो अकाउंटिंग को वो कहते हैं कि कोई भी बायस यानी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और चीज़ की प्रूफ आपके पास होना जरूर चाहिए ताकि आप उसको वेरीफाई कर सकें डॉक्यूमेंट्स को, वाउचर्स को। जैसे बैंक भी तो रखता है ना, हम जो पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। सो पर्सनल अजम्पशन नहीं रखनी। जस्ट बिकॉज आप चीजों को देख रहे हैं तो उसमें डॉट्स जोड़कर अपने एनेक्डोटल एविडेंस नहीं बनाने। और किसी ने बोल दिया जी 10,000 लगे थे तो हाँ जी 10,000 ही लगे होंगे, नहीं। हेयर से वाली बात, सुनी सुनाई बात नहीं। क्या रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करना है और बाकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करने हैं। ये तो खत्म हुआ हमारे डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बट बताइए ना, क्या प्रिंसिपल्स ही काफी होते हैं? मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ही हमारी प्योर अकाउंटिंग हो सकती है? नहीं। अकाउंटिंग का एक पूरा प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले हम ना कोई भी चीज होती है तो उसकी पहले ट्रांजैक्शंस नोट होती हैं। परचेज हुई, सेल हुई, फिर पता है क्या हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं अपनी जर्नल में। फिर आप क्या करेंगे, उसको टेबल फॉर्म में डालेंगे जिसे हम कहते हैं लेजर। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इस लेजर में जो अलग अलग हमने टेबल बनाए थे उनको एक लंबी लिस्ट के अंदर उस सारे टेबल्स की वैल्यूएशन को इकट्ठा नोट किया जाएगा। मतलब सबसे पहले परचेज हुई, सेल हुई, ये हुआ वो हुआ, आपने चेक किया कि ये बिजनेस को रिलेट करती हैं तो ये ट्रांजैक्शंस हुई। फिर उन सबको नोट डाउन किया गया। फिर उनके लिए अलग अलग टेबल बनाए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम से मैंने 4 बार चीजें खरीदी, तो वो चारों के चारों लिखूंगी, उनका टोटल करूंगी, मुझे पता होगा मैंने उनसे कितने रुपए लेने हैं। तो पोस्टिंग की जाएगी, उनके अपने टेबल में बनाया जाएगा, और एंड में जितने पैसे टोटल देने या लेने वाले हैं उन सब की लिस्ट बनाकर ट्रायल बैलेंस में डल जाती है। ये एक तरह का हमारा वर्किंग पेपर होता है, क्योंकि इसी के बेस पर हमें पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ गड़बड़ की है। तो हम नई जर्नल एंट्रीज डालते हैं जहां पर हमें चीजें और ऐड करने की जरूरत है या ट्रीटमेंट हमें सही करने की जरूरत है। फिर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एंड में आकर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करते हैं क्लोज। क्लोज यानी इसके बाद हमारे पास सारी जो बेसिक चीजें हैं वो नोट डाउन हो गई होती हैं, है ना। दैट इज हाउ वी डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग साइकिल। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसके थोड़े से क्वेश्चंस। Fixed assets are not recorded in the account books on their current market value। ये तो मैंने आपको बताया, ये हम करंट मार्केट वैल्यू पर नहीं लिखते। Transactions are not recorded to at their future values। अगेन आपको कैसे पता है शॉर्ट शॉर्ट के बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा? So you should not be doing that। Next is unrealized gains are ignored। जो कि गलत है, ये पैसा कहीं और चला गया। अनटैप्ड पैसा तो कोई भी उठा लेगा, राइट।
दैट इज हाउ वी कवर इट अप। तो हमारे पास बारी आती है कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट में यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दिस इज डन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स। हम क्या कर रहे हैं, आप फिक्स्ड एसेट्स को जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं, दे आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी चीज़ हम एक तो मार्केट वैल्यू पर नोट नहीं कर रहे, और ट्रांजैक्शंस को हम फ्यूचर वैल्यू पर भी नोट नहीं कर रहे। अनरियलाइज जो हमारे गेन्स अभी तक आए ही नहीं, उसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। एक तरह से हम अपने फ्यूचर में कोई ब्राइट चीज हमें दिख रही है, जब तक वो चीज हो नहीं जाती आप वेट करते हैं। तो वो क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चीज तो वैसे ही पैसे में तोली जा रही थी। सेकंड इज रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी जितना आपको पैसा आ रहा है उसी की वैल्यूएशन करेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। कॉस्ट कंसेप्ट, यानी हमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग ना जितने की चीज खरीदी उसके हिसाब से उसकी नोट डाउन नहीं कर पाए। इसमें बात क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट की। आप चीज को मार्केट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से नोट नहीं कर रहे, आपको पता है कि आज बिजनेस में बिजनेस के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से ही चीजें नोट की जाए, है ना। दैट्स अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया ऑल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द रूल्स एंड क्राइटेरिया ऑन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। के सारे पीवाई क्यूज हैं एवरीवन। ऑन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स आर कॉल्ड। हम लोग इवेंट्स किसके हिसाब से नोट करते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, या आईसीएआई के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। वैसे तो हमारे कंट्री में मेन चीज़ क्या है, हमारा आईसीएआई के बनाए गए स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसमें मेन क्या होता है, हम उसको आईसीआई स्टैंडर्ड्स नहीं कहते, हम उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ठीक है, वी डिफाइन इट एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला ना हम क्वेश्चन रिलेट करता है, अगर आप 10 मिनट सीरीज को देख रहे हैं तो ये उसमें करवाया हुआ टॉपिक है, जहाँ पर मैंने रियल पर्सनल नॉमिनल के बारे में करवाया है। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर टुमारो, क्योंकि हम कल इसका एक मेजर एलिमेंट कवर करेंगे। ठीक है, सो आई एम लीविंग इट फॉर टुमारो। बट अगर आप ट्राई करना चाहें तो इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर है ए। चलिए, आज की क्लास तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू नहीं किया, प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट। आई एंड आई एफ एस, ए एफ एम, पी पी बी, आर बी डब्ल्यू एम, इसमें सब कवर्ड है। ये हमारे पेड बैच का है। मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा करंटली 75% ऑफ मिल सकता है आपको। जे आई बी 75 कोड यूज़ करेंगे तो आप इसको ले पाएंगे। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज आर कोर्स देन हरी अप। अभी आपको उसमें लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा। सो गो ahead एंड चेक इट आउट एवरीवन। मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।